हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीपीटी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस ऑडियो विजुअल मीडिया के इस थ्योरी सेशन में आज का जो हमारा चौथा वीडियो है। तो ये चौथा वीडियो जो है हमारा हमने जो टॉपिक कवर की थी उस टॉपिक के जो मॉड्यूल 1 के जो टॉपिक थे और उसके जो आगे के जो टॉपिक हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इन दो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एंड प्राइवेट टेलीविज़न नेटवर्क और केबल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जब केबल इंडस्ट्री आई थी हमारे इंडिया में तो किस तरह का बिजनेस वहाँ पे हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और जब डी डी वन के अलावा और जो प्राइवेट चैनल आई थी, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की चैनल, जो नए नए मार्केट स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे आई थी, तो उनको बिजनेस में क्या क्या चीज़ें थी और ट्राई के क्या नए रूल बने, ट्राई कब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ हमारे इंडिया में। तो इसके पहले जो भी हमने टॉपिक कवर की थी उस टॉपिक में जो चीज़ हमने बताई थी, तो उसी चीज़ को लेकर के जो आगे की जो चीज़ें हैं वो कैसे फॉर्म हुई थी। और प्राइवेट सेक्टर के, टेलीविज़न सेक्टर के उसमें कौन कौन से लोग उसमें बने और कौन चीज़ लोग आए थे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ सबसे है कि पब्लिक टेलीविज़न इन इंडिया। तो पब्लिक टेलीविज़न के से ही हमें समझ जाना चाहिए कि पब्लिक टेलीविज़न इंडिया के नाम से मतलब हम बातें कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में। तो वो है जो हमारे गवर्नमेंट चैनल्स हैं, डीडी दूरदर्शन हो गया, डीडी स्पोर्ट हो गया, डीडी न्यूज़ हो गया, ठीक है, लोकसभा टीवी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया। तो ये सारे चैनल्स के बारे में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा पब्लिक टेलीविज़न नेटवर्क। तो पब्लिक टेलीविज़न नेटवर्क में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब दूरदर्शन जब आया था, तो वो क्या कहता कि मतलब कि वो उस समय तक हमारे यहाँ पे मतलब फिक्स नहीं हुआ था। वो हुआ था और वो भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें एक जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो टेक्नोलॉजी थी, जो स्टूडियो हमारे पास उस समय था और जो अभी भी है, मतलब ये कि वर्ल्ड में इससे बड़ी क्या कहते हैं स्टूडियो और सेटअप, ट्रांसमीटर, जो भी मशीनरी यूज हो रही है वो हमसे इंडिया से बड़ी और मशीनरी और ये जो स्टूडियो है वो किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो जब दूरदर्शन के स्टार्टिंग फेज में जब क्या कहते हैं कि जब प्रैक्टिकल ट्रायल में जब इसको टेलीकास्ट किया गया था दिल्ली से 1959 में। तो एक उसमें क्या था कि स्टार्टिंग था, ट्रायल फेज चल रहा था, तो उसमें जो भी ट्रांसमीटर यूज हो रहे थे, जो भी स्टूडियो यूज हो रही थी, ठीक है, तो वो एक क्या कहते हैं कि अस्थाई जो थी वो एक जगह पे नहीं थी। उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, कुछ नई चीज़ें आ रही थी, उसमें क्या क्या चीज़ें बदल रही थी। तो वो सारी उस समय उस पर वो फेस कर रहा था इस्टेब्लिश। फुल अगर फुल फॉर्म में अगर उसको कहे तो इस्टेब्लिशमेंट उसके अच्छे से नहीं हुई थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने के गए हुए थे। लेकिन क्या हुआ था कि डेली बेसिस पे जब रेगुलर ट्रांसमीटर या ब्रॉडकास्ट हमारे यहाँ पे हुआ था, तो 1965 में ऑल इंडिया रेडियो का एक पार्ट हुआ करता था। टेलीविज़न दूरदर्शन जो था उसका एक पार्ट हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो का। जब उसको ट्रायल किया गया था तो उस समय कोई भी ना ही उसके चेयरमैन हुआ करते थे और ना ही उसके लिए कोई एक कमेटी बनी हुई थी और ना ही एक उसका अपना खुद का जो जगह था, वो चीज़ें नहीं हुई थी। अभी का हाल में जब आप दूरदर्शन का जो स्टूडियो सेटअप देखेंगे, स्टूडियो की जो बिल्डिंग्स देखेंगे, तो उस समय इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए सॉरी हुआ करते थे। टेलीविज़न सेवा को क्या कहते हैं, टेलीविज़न सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को 1972 में एक शहर जो से दूसरे शहर मुंबई में इसको क्या इस्टेब्लिश किया गया था। और 1975 तक, उस समय 1975 तक सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि 7 to 8 जो हमारे शहर थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं वो कवर कर रहा था दूरदर्शन अभी तक, क्योंकि ये ट्रायल फेज में था और इसकी जो प्लेस थी वो चेंज कर दी गई थी। तो जो भी एरिया वो कवर कर पा रहा था वो इतने तक में ही वो कवर कर पा रहा था, ठीक है। तो मुंबई में 1975 तक सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 शहरों को वो कवर कर रहे थे।
और ये इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक जो टेलीविज़न था वो बना रहा उस समय तक। और 1976 में जो टेलीविज़न की जो सर्विस थी वो रेडियो से अलग कर दिया गया था। क्योंकि जब कुछ चीज़ें नई होती हैं तो उसके लिए जो फुल फॉर्म गवर्नमेंट बॉडी बनती है या जो कमेटी बनती है या जो ऑफिस सेटअप होता है उस समय तक नहीं होता। तो ये स्टार्टिंग में वो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर में ही चल रहा था, लेकिन 1976 में इसको एक अलग बॉडी बना दिया गया कि आप अपना एक बिल्डिंग लो, उसमें आपकी जो स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी, और जितने भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी वो मिलेगी, जितने स्टाफ सपोर्ट चाहिए आपको वहाँ से वो मिलती जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन मतलब कि जितने भी ऑफिसेज थे उसको नई दिल्ली में दो अलग अलग क्या कहते हैं जनरल के इसमें उसको रख दिया गया था, बॉडी को अलग अलग कर दिया गया था कि ये आपकी बिल्डिंग है या ये आपकी ऑफिस है, इसको ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानेंगे, और ये आपकी ऑफिस है इसको हम दूरदर्शन के नाम से जाने। तो जो ऑफिसेज थी वो दोनों काफ़ी समय तक चेंज हो गई थी, ठीक है। और इसमें एक और सिर्फ अगर मैं कहे तो एक ऐसा ही नेटवर्क का था जो घर 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 तक जो भी चीज़ें थी, जो उनके प्रोग्राम थे वो टेलीकास्ट करने की इसको क्या कहते हैं परमिशन मिल गई थी। तो वो चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो या चेन्नई हो, ये 4 जगह पे जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उसकी जो स्प्रेड थी तो वो काफ़ी दूर तक नहीं हुआ करती थी। अगर दिल्ली थी तो दिल्ली के बहुत जो पूरा अगर ये मान लीजिए कि पूरा दिल्ली अब कवर कर रहा हूँ, तो दिल्ली के कवर करने के साथ जब इसमें चीज़ों को और भी फैलाने की बात हुई, इसको और स्प्रेड करने की बात हुई, तो दिल्ली के सटे हुए जो बॉर्डर हैं, फिर वहाँ तक उनको बढ़ाया गया, इसके बाद धीरे धीरे उनसे और आगे किया, और ऐसे करते करते ये पूरे इंडिया में इसको क्या किया था, उसको फैला दिया गया था दूरदर्शन को, ठीक है। तो जुलाई 1995 में जो इंडियन टेलीविज़न का जो एक जो ब्रॉडकास्टिंग था वो क्या हुआ था, सक्सेसफुली ये सक्सेस हो गया था। और दूरदर्शन के जो उनका कहना था कि जो यूएस 1.5 मिलियन का जो पैसे थे जो कि इसके पास आ रहे थे, चाहे एडवर्टीजमेंट्स हो उसका 50% अगर यूएस डॉलर में बोले तो 1.5 मिलियन से अधिक होता है। अगर हम इसको उस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो धीरे धीरे जब यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्टार्ट हुई और उसमें तमाम चीज़ें जो थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दी गई, और व्यूवर्स के लिए जो प्रोग्राम बने वो सारे प्रोग्राम भी हम यहाँ से प्रोड्यूस करने लगे। तो उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो CNN को एक इंडियन सैटेलाइट के माध्यम से या मीडियम से उसको 24 घंटे की जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको करने की उनको परमिशन मिल गई थी। तो क्या हुआ था कि उस समय सैटेलाइट यूज करना उस समय तक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन CNN के हेल्प से क्या हुआ था कि 24 आवर और इंटू 7 में अगर इसको बात करते हैं तो उसको उतने टाइम के लिए सारी चीज़ों की परमिशन मिल गई थी। जब अभी हम देख रहे हैं तो हर एक न्यूज़ चैनल या इंटरटेनमेंट चैनल है, और जो म्यूज़िक चैनल है या इन्फॉर्मेटिव चैनल है ये या रीजनल चैनल है, ये क्या करते हैं अब 24/7 प्रोग्राम इसमें हम लोग को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। उस समय तक कुछ ऐसे टाइम स्लॉट थे जिसमें कि ये सिर्फ उसी टाइम स्लॉट तक चलते थे और बाकी टाइम वो बंद रहा करते थे। तो लोगों के बीच की जो क्यूरियोसिटी हुआ करती थी उस समय उतनी जग नहीं पाती थी, बस उनको एक दिमाग में हो गया था कि हाँ, अगर 2 बजे प्रोग्राम आता है तो वो 2 बजे ही आएगा, और उसमें कोई प्रोग्राम दिन भर फिर नहीं आएगा। अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग का एक स्लॉट बन गया, फिर इवनिंग का एक स्लॉट बन गया, और इसके बाद जो अगर नाइट का स्लॉट था तो उसमें एक स्लॉट उसमें ऐड कर दिया गया था। लेकिन इंडियन टेलीविज़न के जो क्या कहते हैं व्यूवर्स थे, तो उनको नेशनल और लोकल, ठीक है, इन सभी का जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी उसमें उनको मिलने शुरू हो गई थी उस समय तक। तो अगर नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में जो पूरे नेशनल की न्यूज़ होती थी, तो नेशनल वाइज और इस कैटेगराइज जब उसको न्यूज़ में करते थे कि किस तरह की न्यूज़ जानी है, तो उसमें कितने कितने मिनट और कितने सेकंड की एक न्यूज़ को ड्यूरेशन में दिया जाएगा उस समय तक। तो ऐसे करके ये चीज़ हमारे साथ बढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ उसी ईयर तक इंडियन मार्केट में जब क्या कहते हैं कि जब कलर टीवी एंट्री हुई
ठीक है, जब कलर टीवी एंट्री हो गई थी, इसके बाद जो मार्केट थी उसमें एक बहुत क्या कहते हैं उसको, आप बूम कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने लग गई। लोगों के बीच में जो डिमांड थी टेलीविज़न की वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस हो गया, और लोग जो थे इसको बहुत मानने लग गए। और इसकी ठीक है, तो अपन इसको कलर टेलीविज़न से क्या हुआ कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि इमेजिनेशन पावर और देखने की जो पर्सपेक्टिव व्यू थी टेलीविज़न में, तो वो सारी चीज़ लोगों के धीरे धीरे करके बदल गए थे, और बदलने लग भी गए थे। उस समय तक लोगों को हर एक चीज़ उसमें आने लग गया था, जहाँ पे हम अगर लो क्वालिटी देखते थे फिर उसको अच्छी क्वालिटी में और कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद एचडी क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में, 6K क्वालिटी, ऐसे करके क्वालिटीज़ जो थी उसमें अभी तक तो जो चल रही है, उस समय तक तो जो रेशियो होता था, एस्पेक्ट रेशियो होता था, वो अलग हुआ करता था। जब आप देख रहे होंगे तो अभी आपको 16:9 में आप टेलीविज़न देख रहे हैं, और उसमें उस समय 4:3 ऐसे करके जो एस्पेक्ट रेशियो था टेलीविज़न के हिसाब से उस समय बनता था। लेकिन इसके बाद जब रंगीन कलर टीवी आ गया था हमारे इंडिया में, तो 15 अगस्त 1982 में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, जो उसमें जो परेड हुई थी उसको उस समय टेलीकास्ट किया गया था। तो भारत के और भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग, जिनको सिर्फ रेडियो पे या न्यूज़पेपर उस समय तक पढ़ते थे कि दिल्ली में इंडिया गेट के पास परेड हुआ, ठीक है, लाल किले पे झंडा आपको फ्लैग होस्टिंग हुई है, तो वो सारे जो भी चीज़ें हुआ करती थी उस समय तक बहुत कम थी। तो लोग उसको सिर्फ रेडियो पे सुनते थे लाइव, या न्यूज़पेपर में दूसरे दिन उसके बारे में पढ़ते थे। लेकिन टेलीविज़न आने के बाद और कलर टेलीविज़न आने के बाद लोगों में ये चीज़ें सामने आने लगी, और लोगों को जो होता जो अट्रैक्शन था टेलीविज़न की तरफ, वो काफ़ी बढ़ गया, और लोग उसको और चीज़ों को अच्छे से समझने लगे। और उसी के साथ साथ क्या हुआ था कि एशियन गेम्स दिल्ली में फिर स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने उस समय एशियन गेम में जो अलग अलग एशिया के ऑल ओवर एशिया से जितने प्लेयर आते थे या आते हैं, जहाँ पे अगर एशियन गेम होता है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लोग फिर उन लोगों को देखना समझ के, अच्छा ये चीनी प्लेयर है, अच्छा ये पाकिस्तानी प्लेयर है, अच्छा ये जापानी है, अच्छा ये कोरियन है, या अच्छा ये क्या कहते हैं कि अब सिंगापुर का है, या ये बांग्लादेश का है। तो लोग सिर्फ और सिर्फ नाम तक ही सीमित हुआ करते थे, या नाम ही सिर्फ उनको सुनाई दिया करता था उस समय तक। लेकिन जैसे ही टेलीविज़न या कलर टेलीविज़न आया, तो लोगों में ये चीज़ों को लेकर के काफ़ी अट्रैक्शन हो गया, और लोग टीवी के साथ चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह चिपक गए। और चिपकना एक नॉर्मल चीज़ था उस समय चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग खुद जा कर के चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लोग उस समय एबल नहीं थे, और वो कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय के बीच अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बहुत कम हुआ करती थी, और हर जगह से अगर मान लीजिए बस, ट्रेन, फ्लाइट की बात करें, तो वो सारी जो सर्विस हुआ करती थी उस समय वो नहीं थी जितनी अभी सर्विस है। अभी के टाइम में जितनी आसानी से या इजीली चीज़ों को हम एक्सेस करते हैं, उस समय तक नहीं थी। उस समय तक तो मतलब कि हर जगह पे आपको रेलवे रिजर्वेशन के काउंटर भी नहीं मिलते थे, और इंटरनेट तो आप भूल ही जाइए। उस समय इंटरनेट का नाम का कुछ ऐसा चीज़ होता था, या मोबाइल ऐसी चीज़ें कुछ हुआ करती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जिससे कि क्या हुआ कि इंडियन व्यूअर थे 1984 में, उसमें टेलीविज़न पे नए नए टीवी सीरियल स्टार्ट हो गए जो लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ। लोग उसको मतलब हद से ज़्यादा मानने लग गए। जैसे कि अगर कहते थे कि जैसे कि कुछ जो स्पिरिचुअल क्या कहते हैं कि प्रोग्राम आने लगे, तो लोगों के दिमाग में अगर राम और सीता की अगर सोचते थे उनको, तो टेलीविज़न पे दिखे हुए जो पिक्चर थी, वो उन्हीं के दिमाग में फॉर्म वैसा ही होता था। वो वैसे ही इमेजिन करते थे कि भगवान राम ऐसे दिखते हैं, माता सीता ऐसी दिखती हैं, जो हमारे गुरु नानक हैं वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं। तो हर एक चीज़ का देखने का जो था, और
क्रिएशन का जो फॉर्म था वो अलग अलग चीज़ें आ गई। तो बुनियाद 1986 से 1987 एक साल ये चला था, ठीक है। और इसमें फिर रामायण आ गया था 1987 से 88 तक, और 1988 से 89 तक महाभारत, ये सारे ब्रॉडकास्ट हुए थे। तो उस समय के बीच जो लोग रामायण को पढ़ते थे, जिन्होंने पढ़ा था, सभी लोग तो रामायण महाभारत की किताब को तो पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। और नहीं बस जो चीज़ें सुनी सुनाई चीज़ें होती थी, बस वो उसी को देखते थे और उस चीज़ को समझते थे। लेकिन जब रामायण आया, रामायण की पूरी जब कहानी को पिक्चराइज किया गया, इसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया गया वीक वाइज, की वीक में एक दिन संडे को 8 से 9 चलेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक 8 से 9 बजे चलेगा। तो लोगों के बीच में जो रामायण और महाभारत है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। लोग संडे का आने का इंतज़ार करने लगे। संडे के दिन सभी लोग, घर के बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी जितने लोग थे, वो नहा धोआ कर, खाना वाना खाकर, बढ़िया एकदम तैयार होकर के टीवी के सामने बैठ जाते थे कि रामायण स्टार्ट। तो वो आधे से 1 घंटे के बीच का प्रोग्राम क्या होता था, उनके पूरे दिन के लिए वो काफ़ी हो जाता था कि आज हमने रामायण देखा। और वो लोगों के बीच का जो चर्चा का विषय होता था या जो टॉपिक होते थे, वो ये इन्हीं चीज़ों से निकलती थी। तो लोगों ने उस समय तक चीज़ को इमेजिन करना सीख लिया कि भगवान राम कैसे दिखते हैं, दशरथ कैसे थे, कैकेयी कैसी दिखती थी, उनकी माता कैसी दिखती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उस समय तक काफ़ी आगे थी, और लोगों के बीच का जो क्या कहते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया था वो काफ़ी टाइम तक इनमें ये आ गया था। तो अगर ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, जो और भी चीज़ें इस समय स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उस समय तक क्या हुआ था कि जो थिएटर में थिएटर था, थिएटर भी दिखाने लग गए उसमें डीडी वन पे। और पुराने जो थिएटर प्ले थे, जैसे पुरानी स्टोरी थी, उसके ऊपर लोग एक्ट करना शुरू कर दिए, और वो भी सारी चीज़ें जो थी लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई। क्योंकि क्या कहते हैं कि जो चीज़ है लोग सिर्फ पढ़ रहे थे किताबों में, तो वो चीज़ अब उनको आंखों के सामने दिखाई देने लगा कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर अगर मैं बात करता हूँ किसी बुक के बारे में, अगर मुंशी प्रेमचंद ने किसी बुक को लिखा, तो लोग उसको पढ़ के दिमाग में या अपने अपने उसको कितने दूर तक उसको इमेजिन कर सकते थे। ज़्यादा दूर तक इमेजिन करना लोगों के पॉसिबल नहीं हुआ करता था, और लोग के पास और भी काम हुआ करते थे। तो वो क्या करते, उसी आधे घंटे के ड्यूरेशन में वो हर एक चीज़ को इमेजिन कर लेते थे, और उस चीज़ को अच्छे से समझ कर और देख लेते थे। तो इसके बाद जो चीज़ें हमारे बीच में पॉपुलर हुई वो था चित्रहार, और क्या कहते हैं कि रंगोली। तो ये वेडनेसडे को कुछ ऐसे टाइम थे जो वेडनेसडे को ये आता था आपका चित्रहार, और रंगोली ये संडे संडे को हमारे यहाँ पे आता था। तो जो अब एंटरटेनमेंट के फील्ड में अगर मैं बात करूं, तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में दो तीन चीज़ें और ऐड हो गई, जिससे कि काफ़ी चीज़ें पॉपुलर हो गई हमारे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्ट पंकज कपूर का जो बख्शी एंड जानकी जासूस, ऐसे करके चीज़ें हमारे यहाँ पे और स्टार्ट हो गई। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब आप कह सकते हैं कि चीज़ों का डेवलपमेंट जो था, इंडियन टेलीविज़न का जो डेवलपमेंट था, वो यहाँ से ग्रोथ करना और काफ़ी तेज़ी से रन करना, लोगों के दिमाग में जाना, और लोगों के घर में एक टीवी की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू हुई। तो चित्रहार और रंगोली आने से क्या हुआ था कि लोग जो बॉलीवुड के गाने हैं, वो अगर वो उस समय तक सुन रहे थे, तो अब वो इन दो प्रोग्राम के हेल्प से उनको अब सारी चीज़ें दिखाई देने लग गई कि एक गाना है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस वो कैसे एक्ट करते हैं, कौन सा सिंगर गा रहा है, ठीक है, वो कौन से लोकेशन पे वो डांस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के ज़हन में और भी धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती गई। तो इसके बाद जो और सीरियल स्टार्ट हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करमचंद स्टार्ट आ गया, बॉम्बे बख्शी, जानकी जैसे क्राइम थ्रिलर और भी चीज़ें स्टार्ट उस समय तक हो गए। और अगर हम बात करें तो हॉरर के मामले में, तो हॉरर के मामले में अलिफ लैला, ये सारी चीज़ें डीडी वन पे उस समय तक आने लग गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि यहाँ पे 90% इंडियन जो पॉपुलेशन थी वो इस चीज़ को रिसीव कर रही थी, 90%।
उस समय के दौर के लिए एक इतना बड़ा पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन के 90% जो पार्ट है हमारे पॉपुलेशन का, वो कवर हो रही थी इंडियन टेलीविज़न से। और इतनी पॉपुलर हुई कि लोगों के बीचों में ये जो और भी प्रोग्राम थे, वो काफ़ी यहाँ से डेवलप और ग्रोथ करना शुरू हो गए, और रिक्वायरमेंट लोगों की यहाँ से बढ़ती चली गई। लेकिन ऑलमोस्ट 1400 जो थी, और जो ट्रांसमीटर जो लगाए गए, ठीक है, उसमें नेटवर्क मीडियम के हेल्प से दूरदर्शन, और क्या कहते हैं कि और जो 46 दूरदर्शन के जो स्टूडियो हमारे यहाँ पे हैं, वो अभी जो एक्टिव है और काम कर रही है, और हमारे और आपके लिए पिक्चर वहाँ से जो चीज़ें हैं वहाँ से वो बन रही हैं। लेकिन दूरदर्शन में 19 जो संसदीय या लोकसभा कह सकते हैं आप, पॉलिटिकल और अखिल भारतीय चैनलों के 11 रीजनल जो लोकल लैंग्वेज हैं, उसमें सैटेलाइट चैनल जो हैं वो हमारे यहाँ पे आने लगे। और 4 स्टेट नेटवर्क जो हैं, और इंटरनेशनल चैनल और स्पोर्ट्स चैनल, ठीक है, ऐसे करके सारे। अब स्पोर्ट्स चैनल में आप DDLS लोकसभा और DDR राज्यसभा भी इसमें इंक्लूड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो इसके लिए क्या होता है कि लोकसभा में जो भी एक्टिविटी होती है, जो सेशन चलता है, विंटर सेशन या जो आपका समर सेशन चलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस चैनल पे, अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में चैनल पे अगर मिलेगा आपको। अगर लोकसभा पे चल रहा है, अगर लोकसभा का कुछ काम हो रहा है, उसमें कुछ बिल अगर लाया गया है, अगर उसमें अमेंडमेंट की अगर उस पर बहस चल रही है, तो वो आपको लोकसभा के इसमें जो टेली ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, आपको उसमें चीज़ों को वहाँ पे दिखाई देगा। और स्पोर्ट्स चैनल आने से काफ़ी हद तक लोगों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप और एशियन गेम, ये सारी चीज़ों को देखने मिल गए थे लोगों को, ठीक है। तो DD न्यूज़ उस 3 उसमें चलती हैं, और नवंबर 2003 को लॉन्च कर दिया गया था DD न्यूज़ को, जिसमें कि आपके DD मेट्रो एंटरटेनमेंट चैनल को बदल दिया गया था, और उसके 24 आवर सर्विस के लिए उसको लाइसेंस और परमिशन उसको मिल गया था। तो ऐसे ही करके लोकल भी ऐसे ही हो गया, स्टेट भी वाइज भी ऐसे सारी चीज़ें चलने लगी थी। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज के अलावा भी कार्यक्रम, जो हमारे पास प्रोग्राम थे, जो प्राइम टाइम और गैप प्राइम टाइम और केबल ऑपरेटरों के हेल्प से ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल होने लग गई थी। और यहाँ तक भी नहीं, और अगर स्पोर्ट्स तरफ चलते हैं, तो स्पोर्ट्स में उस समय सिर्फ क्या हुआ था कि जब इस DD जो आप चैनल, जो DD का स्पोर्ट्स चैनल है, तो उसमें क्या हुआ था कि इसके हेल्प से लोग जो हमारे यहाँ पे नेशनल गेम हैं, जो जैसे कबड्डी है, खो खो है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की भी ब्रॉडकास्टिंग हमारे यहाँ पे शुरू हो गई, तो लोगों ने भी स्पोर्ट्स के तरफ भी अपना जो व्यू था, ऑडियंस थी, वो उस तरफ भी मुड़ी, और उसको जानने लगी कि वो गेम कैसे खेला जाता है, क्योंकि सभी लोग को हर गेम के रूल पता नहीं होते हैं। तो इसी कारण से जब ये चीज़ें ब्रॉडकास्ट होने लग गई स्पोर्ट्स चैनल पे, तो लोगों ने समझा कि अच्छा, खो खो में इतने प्लेयर होते हैं, वो ऐसे रन करते हैं, इतना टाइम ड्यूरेशन होता है, वो आउट कैसे होता है, इन कैसे होता है। तो हर तरीके का था, वो सारी चीज़ें आने लगी, जितने सेगमेंट हुआ बनते थे गेम को लेकर के, वैसे सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पे धीरे 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 करके आने लगे। लेकिन उनके क्वालिटी के लिए भी DD1 को काफ़ी चीज़ें सामना करना पड़ गया था, क्योंकि बहुत क्या कहते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक, बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद भी DD नेशनल ने अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं लाया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो उनके जो व्यूवर थे, वो धीरे धीरे प्राइवेट चैनल के ऊपर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि उनको वहाँ पे DD नेशनल से अच्छी क्वालिटी वहाँ पे उनको मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि DD नेशनल में कई चीज़ें जो थी, उनको स्टूडियो सेटअप चेंज अलग कर दिया, उनमें जो टेक्नोलॉजी थी उनको उन्होंने चेंज कर दिया। और अब क्या होता है कि DD नेशनल की जो क्वालिटी है, अब उन पहले से बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे काम करने का कल्चर और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, उनमें काफ़ी गैप होता है, जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, वो काफ़ी होता था।
तो लोगों का जो ध्यान था ना, डीडी नेशनल में जितने भी लोग थे जो काम कर रहे थे, उनका जो पूरा ध्यान था उनकी इनके ऊपर नहीं था कि इसको इम्प्रूवमेंट की जाए। जब धीरे धीरे इनको चीज़ें सामने आ गई, लोगों के जब इनसे फीडबैक मिलने लगे, तब इनको एहसास हुआ या इनको फील हुआ कि हमें भी अपनी चीज़ों के इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इनकी टेक्नोलॉजी में एक और ऐसी चीज़ थी जो इनको काफ़ी दिक्कत करती थी, वो चीज़ें थी आपको यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जब जैसे ही बारिश होती थी या मौसम ख़राब होता था, तो जो इनकी ब्रॉडकास्टिंग थी वो रुक जाती थी, वो स्टॉप हो जाती थी वहाँ से। तो ये भी जो चीज़ थी इनको जो व्यूवर्स थे उनके फीडबैक से इनको ये सारी चीज़ें उनको मालूम होने लगी, तो उनको बहुत ज़रूरी था कि जो अपनी टेक्नोलॉजी है इनको वो इम्प्रूवमेंट करें, और जो हमारे व्यूअर हैं उनके उनके तक 24 सर्विस और अच्छी क्वालिटी में दी जाए। तो इसके बाद जब DD1 ऐसे रन करने लग गया, तो इस पे एक बोर्ड है जिसने इस चीज़ को ऑल इंडिया रेडियो से शामिल जो हुआ था उस समय तक पुराने टाइम में, तो 23 नवंबर 1997 को इसको अलग कर दिया गया था। तो हमने बात की थी इसको, और 90s में इसको अपनी बॉडी इसको मिल गई थी। 15 सितंबर 1997 तक ये लागू नहीं किया था, और दूरदर्शन रेडियो और ट्रांसमीटर के जो इनके जो भी शेप था या जो इनके पास चीज़ें थी, उस सारे में से सबको अलग अलग कर दिया गया था उस समय तक, ठीक है। और 1984 में चैनल जो थे मनोहर श्याम जोशी लोग, ठीक है, इनको देखने के लिए टेलीविज़न सेट पे भी ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इनके जो प्रोग्राम थे उनके लिए भी, ठीक है। और प्रोग्राम इस पे आए वागले की दुनिया, ये जो ज़िंदगी है, नुक्कड़, रजनी, और ऐसी कई सारी लिस्ट हैं उस समय जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। वागले की दुनिया अगर आपको यूट्यूब पे मिलता है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए कि उस समय जो सिनेमेटोग्राफी थी या जो स्टोरी पे काम हुआ करता था या लाइट पे वर्क उस समय कैसे हुआ करते थे, तो आपको मास कम्युनिकेशन के फील्ड में ये सारी चीज़ों को भी जानने की ज़रूरी है। और उस समय से लेकर के अभी तक हमने कितनी चीज़ों को चीज़ों में अपडेट हुआ, कितने चीज़ में हम डेवलपमेंट हुए, तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे कर जैसे कि अभी हमारे पास हमारे टेलीविज़न पे हमारी कोई लिस्ट है, जो उसी चीज़ को हम उसको बार बार देखना पसंद करते हैं। अगर कुछ व्यूअर हैं जो बिग बॉस का इंतज़ार करते हैं साल भर कि हमें बिग बॉस देखना है, तो वो उतने टाइम तक या तो अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे या टीवी सेट पे वो बने रहते हैं। जब तक बिग बॉस चलता रहता है वो बिग बॉस को वहाँ देखते रहते हैं। और यंगस्टर की बात करें तो यंगस्टर क्या है, वो MTV रोडीज उसके लिए काफ़ी क्यूरियस रहते हैं कि उसके सारे प्रोग्राम मुझे देखना, उसके ऑडियंस जो ऑडिशन होता है, ऑडिशन के सारे प्रोग्राम सारे जो लिस्ट है वो मुझे कंप्लीट करना होता है। इसके बाद वो कहाँ तक जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें एडवेंचर में एड ऑन होती हैं, तो ऐसे चीज़ जो लिस्ट पहले थी वो लिस्ट आज भी लोगों के बीच में बनी हुई है। तो हर समय का एक लिस्ट होता है और उसी लिस्ट के हिसाब से लोग चलते रहते हैं। और अगर अगर कहते हैं 90s के टाइम तक और उसके सेंटर तक घर जो थी हमारे घर घर में जो क्या कहते हैं रिवोल्यूशन आ चुका था इस चीज़ को लेकर के, टीवी को लेकर के, तो ये सारी जो चेंजेस दिखाई दी हमें वहाँ तक, जो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बागले की दुनिया, ये जो ज़िंदगी है, नुक्कड़, रजनी, और ये सारे जो चीज़ है यहाँ पे काफ़ी हमारे यहाँ पे पॉपुलर हुई थी उस समय के बीच में। तो 90s में अगर आप केबल अगर यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आपको मिल रहा होगा जी सिनेमा, जी टीवी, सोनी मैक्स, ये सारे चैनल आपको उस समय तक मिल रहे थे। और बच्चों के लिए तो स्टार्टिंग के फेज में मिकी माउस और डक टेल्स ये सारे भी आने शुरू हो गए थे आपके सोनी के ऊपर, जब ये चीज़ें आने हमारे यहाँ पे आनी शुरू हो गई थी एनिमेशन के फॉर्म में। तो ये बच्चों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोग इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करने लग गए थे। अगर हर एक चीज़ के लिए अगर प्रोग्राम है तो बच्चों के लिए क्यों नहीं है? तो बच्चों के लिए भी और उनके बीच पॉपुलर करने के लिए ये सारी चीज़ों को लाया गया था। तो प्राइवेट टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, जो हमारा सेकंड टॉपिक है मॉड्यूल 1 का। तो इसके बारे में है कि इंडिया में 1991
तक जो टेलीविज़न देखने का और चैनल जो थे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूरदर्शन था। सिर्फ़ दूरदर्शन पे ही हम जो भी प्रोग्राम थे हमारे फ़ेवरेट लिस्ट जो थी उसी के ऊपर बनी हुई थी। लेकिन 90s के स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इंडियन इकॉनमी को जब गवर्नमेंट ने खोला बाहर के लिए कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और उसमें पैसे लगाइए और आप यहाँ पे अच्छी आपको इनकम ग्रोथ होगी और इससे क्या होगा कि हमारी भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और आपकी भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो यहाँ तक जब तो 2005 तक अगर इंडिया में 200 से अधिक डिजिटल चैनल हमारे यहाँ पे आ चुके थे उस समय तक। और टेलीविज़न अगर हम टीवी की बात करें कि टोटल काउंट कितनी बड़ी थी तो 2010 में 10 में लगभग 600 से बढ़कर 2012 में 800 चैनल उस समय तक आ गई थी हमारे इंडिया में। अगर आप सिर्फ न्यूज की बात करें तो आपके पास न्यूज की लिस्ट कितनी है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, या अपने टीवी पे जा कर के आप चैनल न्यूज़ चैनल का जो सेक्शन है वहाँ पे खोल करके आप देख सकते हैं। कम से कम अगर अभी ऐड ऑन होगा तो DD1 के अलावा भी आपके पास कई सारे प्राइवेट चैनल हैं जो आपके न्यूज़ की फॉर्म में आपकी लिस्ट में पड़े हुए होंगे, जिसको सारे चैनल को कवर करना या देखना सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबका जो एक फेवरेट चैनल है वो बना हुआ है सबके दिमाग में। अगर कोई आज तक देखता है तो वो आज तक ही देखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर शिफ्ट करेगा तो NDTV पे शिफ्ट करेगा या GTV पे शिफ्ट करेगा या ABP पे शिफ्ट करेगा या न्यूज़ 24 के ऊपर शिफ्ट करेगा। और इंडिया टीवी और इंडिया न्यूज़ ऐसे करके तमाम सारी चैनल हैं जिसको आप देखते भी नहीं होंगे कि उस पे क्या चल रही है नहीं चल रही, उससे क्या लेना देना कि इतने सारे चैनल हैं, हर चैनल का एक अपना स्लॉट है, वो अपने तरीके से चीज़ों को चला रही है। तो आपका जो फेवरेट चैनल है फेवरेट चैनल पे ही आप जाएंगे और उसको आप देखेंगे। और ऐसी हालत अब हो रखी है कि अब जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके बीच में अब कंपटीशन बढ़ गया है। आज तक कहता है कि मैं नंबर वन हूँ, ABP कहता है कि मैं नंबर वन हूँ। तो ये जो चीज़ है होड़ है, ये सारी की सारी चीज़ें अब कंपटीशन के फॉर्म में चेंज हो चुकी है। और अगर उससे अधिक करें तो इंफॉर्मेटिव चैनल्स और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो काफ़ी हमारे यहाँ पे पॉपुलर हुई और अभी भी हमारे यहाँ पे चल रही है काफ़ी अच्छे से। और इसके बाद हम चलेंगे और भी जो चैनल है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे न्यूज़ चैनल के बाद अगर हम आगे चलते हैं और भी जो चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम पे, जो अगर हम काउंटिंग में बता रहा था तो 400 से 500 हमारे पास न्यूज़ चैनल अवेलेबल है अभी हमारे टीवी के ऊपर में। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है जो भी आपको देखना है उसमें आप देख सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऑप्शन आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं और इसमें क्या होगा न्यूज़ में और जनरल अवेयरनेस में और इंटरटेनमेंट में काफ़ी लोगों के बीच में कंपटीशन हो गया। सिर्फ चैनल के बीच में जो भी डिजिटल चैनल अभी हमारे बीच में सारे के बीच में कंपटीशन है। हर किसी को टॉप पे बने रहना है और उसमें से रेवेन्यू कमानी है। तो जिसके क्या हुआ कि जिसके रिजल्ट ये हुआ कि जो लोकल और इसके अलावा जो भी चैनल थे उनकी में भी रिक्वायरमेंट हुई। अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड आपको कितने चैनल मिलेंगे जो यूपी को ही कवर करते हैं, यूपी या उत्तराखंड ये दो स्टेट को साथ में कवर करते हैं। अगर कोई मुंबई की लोकल चैनल है तो मुंबई के जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आएगी। अगर MP और छत्तीसगढ़ की बात करें तो MP छत्तीसगढ़ को कवर करने के लिए आपके पास कई चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपके वहाँ की लोकल न्यूज़ और लोकल प्रॉब्लम है दो स्टेट्स में वो सारे इशू को वहाँ पे वो बताएंगे। और अगर और भी जैसे वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल और आसाम ये चैनल जो हैं वहाँ पे वो कवर करेंगे। तो आपके पास अभी के टाइम में ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट के इस दौर में या जिस रन में अगर हम देखें तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मिल गए। आपको नेशनल नहीं देखना है तो आप अपने लोकल चैनल को देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट टू होम जब DTH आ गया तो उनकी में जो सर्विस थी तो उनका रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा ये था कि एडवर्टीजमेंट उसमें उसके कारण से उसे जारी रखा गया था कि DTH में भी ये चीज़ें अच्छी चल रही स्टार्ट हो गई थी। तो क्या हुआ था ब्रॉडकास्टर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और ऑनलाइन और मोबाइल मीडियम में भी
वही चीज़ों को स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर आप देखें तो आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको हर चैनल आपको अभी मिल जाएगा, या ये क्या कर रहे हैं कि ये सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी आईपी टीवी के ऊपर भी शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आप डिवाइस को ले रहे हैं और वहाँ से अगर आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको अपने स्मार्ट टीवी में सिर्फ प्लग करना है। कोई भी वायर, कोई भी सेटअप बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डिवाइस लिया आपने 3 से 4 हज़ार रुपये का, उसको आपने यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट किया, और आपने वहाँ से अगर एयरटेल एक्स स्ट्रीम की बात करें, तो अगर एयरटेल एक्सट्रीम आप वहाँ से लॉगिन करते हैं, तो उसमें आप न्यूज़ चैनल से लेकर के एंटरटेनमेंट, मूवी, इंफॉर्मेटिव और रीजनल, लोकल जितने भी चैनल हैं, आपको हर एक चैनल की कैटेगराइजेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी हम कहाँ पे रुके हुए हैं और आगे कहाँ तक जाना है, ये अभी कोई नहीं जानता। तो गवर्नमेंट के नए रूल और नए विज़न के तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, भारत में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसमें चीज़ों को और भी ओपन कर दी गई थी लोगों के लिए, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन चैनल हैं जिसमें कि आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे स्टार टीवी है, आप स्टार टीवी को भी जो स्टार टीवी वो इंडियन नहीं है, वो प्राइवेट टेलीविज़न है, ठीक है। यहाँ से देख रहे होंगे ये सारे चैनल जो है। और इसके साथ अगर जी टीवी जो है वो अपना इंडियन लोकल है, और सन टीवी ये अपना इंडियन चैनल है। स्टार टीवी और एम टीवी ये सारे बाहर के चैनल्स हैं। तो इनको भी गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन मिला कि आप हमारे यहाँ ये और चैनल स्टार्ट कीजिए। इसके बाद एम टी वी चैनल भी आई, और एम टी वी को भी आपने अगर स्टार्टिंग से भी देख रहे हो तो 2000 से लेकर के 2020 के बीच में एम टी वी में कितनी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं उसमें, लॉट्स ऑफ चेंजेस। उन लोगों से लेकर के आपकी उसकी क्वालिटी से लेकर के जो कंटेंट है वहाँ तक हर एक चीज़ डेवलपमेंट उसमें हुई है, चेंजेस हुई हैं। क्योंकि अगर आपको मार्केट में रहना और मार्केट में बने रहना है, तो आपको क्या होगा कि आपको हर साल या जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये गलती जो थी वो डीडी नेशनल वालों की सबसे बड़ी गलती थी कि उनने नए चीज़ों को एडॉप्ट नहीं किया, वो पुरानी चीज़ों को ही लेकर के चल रहे थे, जिसके कारण से ये सारी दिक्कतें उनके साथ हुई थी कि उनकी व्यूवरशिप जो थी वो कमी आ गई, और प्राइवेट चैनल्स के ऊपर जितनी भी व्यूवरशिप थी वो उनके वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो इसके बाद अगर चले तो 100 से अधिक चैनल जो थी वो चैनल के मीडियम से 400 मिलियन 800 मिलियन के इसके आसपास में जो अधिक लोग थे, व्यूअर थे, वो आबादी में स्प्रेड हो गया। 1992 में सरकार जो भी गवर्नमेंट है अपने जो मार्केट है उसको फ्री कर दिया गया था कि आप उसमें आइए और चीज़। तो उसी बीच में केबल टीवी भी आ गया था। हांगकांग में जो स्टार टीवी है वो भी अपने 5 नए चैनल के साथ में आ गया था। एमटीवी, स्टार प्लस, स्टार मूवी, बीबीसी, प्राइम स्पोर्ट्स, स्टार चाइनीज़ चैनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, 10 स्पोर्ट्स, ये सारी चैनल हैं। जैसे कि आप टीएलसी की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, नेशनल ज्योग्राफी की बात करें, तो जितने भी प्राइवेट चैनल थे उनके लिए सारे जो बैरियर थे उनको क्लियर कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप हमारे यहाँ पे आकर के सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें अब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी उनका फ़ायदा हमें मिलता है, और एंटरटेनमेंट के फॉर्म में भी हमें ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो यहाँ तक जो थी वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हुई। जैसे कि आप यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार प्लस सेट कलर्स अप्रोक्सीमेटली 169, 77, 70 एंड 50 कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो सोचिए कितना बड़ा ये चैनल है जो इतने सारे जगहों पे इतने में चीज़ों को कवर कर रहा है। ये जी लॉन्च यहाँ पे थे, अरबिक चैनल्स आ गए थे, जी अलवान, ये सारी जो थी ये सारी हमारे जो इंडियन मार्केट में अपने जो क्या कहते हैं कि जो पैर पसारना होता है, पैर फैलाना आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई थी हमारे यहाँ पे। अगर स्टार मूवी सारी चीज़ें जो हॉलीवुड की फ़िल्मों के लिए जाना जाता था उसमें सारी चीज़ें आ गई थी। सन टीवी जो थी साउथ में ये चलती हैं,
तो ये सारे जैसे चैनल्स में हमारे यहाँ पे आ गए थे। तो अगर सबटाइटल की अगर बात करते हैं, सबटाइटल को भी यहाँ पे उस समय तक 2012 के बाद हमारे चैनल पे सबटाइटल को भी स्टार्ट कर दिया गया था, और मूवीज़ में भी सबटाइटल आप अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने टाइम पे अभी भी, कि सबटाइटल आने से क्या हुआ कि जैसे कि इंडियन फिल्म के व्यूअर्स के बीच में साउथ की फिल्में बहुत पॉपुलर होती है, तो कुछ साउथ की फिल्में जो होती हैं वो हिंदी डब में नहीं आती या आ नहीं पाती किसी न किसी रीज़न से, या वो डब नहीं हुई होती है, फ़िल्म तो लॉन्च हो जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सबटाइटल की हेल्प से वो इस चीज़ को फ़िल्म को देख लेते हैं और उसकी जो स्टोरी लाइन है वो उस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसे ही करके अगर हम हॉलीवुड की फ़िल्मों की बात करें, तो अब हॉलीवुड की फ़िल्मों के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली हर तरह के सबटाइटल अब हर कंपनी बनाने लगी है, ताकि उनकी जो व्यूअरशिप है वो बनी रहे, और जो हमारी फ़िल्में जो हैं उनके बीच में पॉपुलर हो। तो इंडियन फ़िल्में जैसे कि चाइना में या अमेरिका में रिलीज़ होती हैं, तो उनको डब की जाती है, डबिंग के बाद उसमें फिर सबटाइटल ऐड करते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि जो एक्सचेंज था फ़िल्मों का हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के बीच में, ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी और बढ़ी बढ़ी हुई हैं, और आगे भी ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी फ़िल्में हमारे इंडिया में लॉन्च हो रही हैं, तो वो 2 लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे होती हैं। अगर जो इंग्लिश में अच्छे हैं, जो उनको अच्छी लगती है इंग्लिश में देखना फ़िल्म, तो वो इंग्लिश में उस फ़िल्म को देखते हैं। अगर जो उसी फ़िल्म को हिंदी में अगर देखना पसंद करेंगे, तो वो उसे जाकर के हिंदी में सिनेमा हॉल में देखते हैं। या अगर वो प्रीमियर हो रही है हमारे चैनल के ऊपर, जो टेलीविज़न चैनल है उस पे अगर प्रीमियर हो रही है, तो वहाँ पे भी वो हिंदी में हमारे यहाँ पे प्रीमियर होती है, उसको भी हम अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ज़ील ने 2012 में अपना जो सेकंड चैनल था, अरबी चैनल, जियल-1 इस सबको लॉन्च कर दिया था, और बिज़नेस के लिए भी जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, बिज़नेस चैनल भी हमारे इंडिया में बहुत सारे आ गए, जैसे सीएनबीसी हो गई, और जी बिज़नेस के चैनल अब खुद के हो गए, या इंडिया टीवी टुडे ग्रुप्स के जो बिज़नेस के हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई। जी बिज़नेस और ये बिज़नेस के आने से लोगों के बीच में जो और भी कमी थी, जैसे फार्मर के लिए डीडी किसान आया, तो बिजनेस के लिए भी ऐसे इन सारी चैनल जो फॉरेन की चैनल थी, विदेश की चैनल थी, वो हमारे यहाँ पे आई और उन्होंने अपना यहाँ पे काम जमाया। तो ऐसे करके सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आने शुरू हो गई थी। भारत में अगर एक टेलीविज़न एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री है, और भारत के हर एक स्टेट में यहाँ पे जितने हज़ारों लोग हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम बनते हैं, और उसमें सभी लोग आप देख सकते हैं। जैसे तो एक रिपोर्ट आई थी 2013 में फिक्की की, तो फिक्की रिपोर्ट के अगर अनुसार हम बात करते हैं, भारत में 30 मिलियन टीवी व्यूवर जो हैं, जो 800 प्लस टीवी चैनल्स को देख रहे हैं। तो इनसे क्या हुआ कि इसमें जो आप ऐड देखते हैं, तो उसमें जो ऐड की जो मार्केट है, एडवर्टीजमेंट है, उनको भी यहाँ से बहुत सारी बूम मिल गया, वहाँ पे बहुत सारे ऐड आने लग गए, हर तरह की ऐड आने लगे। आज भी हमारे टेलीविज़न, आपके टेलीविज़न में आपको ऐड दिखाई देता ही होगा, हर तरह के ऐड, हर एक चीज़ का ऐड, और ऐड की जो क्वालिटी है और जो उनका कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आप जानते हैं। अगर कोको कोला की बात करें, उनका ऐड बिल्कुल अलग तरीके से आता है। पेप्सी की अगर बात करें तो उनका अलग आता है। कैडबरी की बात करें तो कैडबरी का कॉन्सेप्ट अलग आता है, और नेस्कैफ़े का आप ऐड है। तो अगर ऐड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो, तो आप यूट्यूब के ऊपर जा कर के आप इन सारी ऐड को अच्छे से देख कर के और समझ सकते हैं कि ऐड कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ब्रांड के लिए, कि वो अपने जो ब्रांड है उसको कैसे प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे उस समय फिर एक नियम बनाया गया, एक रूल बनाया गया कि आप क्या 1 घंटे के प्रोग्राम में आप 12 मिनट से ज़्यादा का ऐड नहीं डाल सकते। ये एक रूल है। इस रूल में भी हर चैनल को अपने प्रोग्राम से उनको ऐड ऑन यहाँ पे करना पड़ेगा, और इस रूल को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही करके जो भी चीज़ें हुई थी, इसके बाद जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग टीम ट्राई है, उसको फिर इस चीज़ में लाया गया, और अक्टूबर 2012 से सीएटीवी और क्या कहते हैं कि डीटीएच, डायरेक्ट टू होम,
उसमें जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे एफडीआई में 74% की उनको यहाँ से परमिशन मिली थी कि आप 74% तक आप चीज़ों को इन्वेस्ट करके आप यहाँ से रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी ये यहाँ तक ये आप समझ गए होंगे कि जो भी चैनल आए वो और कैसे आए, जो क्या कहते हैं कि जो दूरदर्शन था वो कैसे रन शुरू हुआ, इसके बाद जो प्राइवेट चैनल प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसमें कौन कौन से चैनल आए, किन को कितनी परमिशन मिली, आप कितने ऐड चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया वो आपको क्लियर हो गया है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और पेन पेंसिल लेकर के बैठे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप वहाँ से नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज़ें हेल्प करती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केबल टीवी के बारे में बताएंगे। केबल टीवी जब इंडिया में आया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें एड ऑन हुई थी, क्या क्या चीज़ें हटी, इंडियन व्यूअरशिप की जो माइंडसेट है वो कितना बदला था, और उनकी जो देखने का नज़रिया था वो कितनी चीज़ें चेंज हुई थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।